जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो 9th चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो उसमें आज ये सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बेसिक जो है वो पार्ट हम लोग कवर करेंगे, और प्रिज्म के बारे में प्रिज्म फार्मूला डिराइव करेंगे, प्रिज्म के कंसेप्ट सीखेंगे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशंस के बारे में, और इसी टॉपिक में हम लोग दैट इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहले व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी एक पेन को हम स्लैंटली किसी एक वाटर कंटेनर के अंदर रखते हैं, लाइक एक ग्लास में पानी है और उसमें हमने इस पेन को ऐसे डाल दिया, तो जहाँ पे वाटर का लेवल होगा इट विल अपीयर टू बेंड। तो बेंड होता नहीं है, बट इट अपीयर टू बेंड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन। ऐसे ही और फिनोमिनास के बारे में डिस्कशन करें हम लोग, तो वाई स्टार्स आर अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो कहाँ से आया है? एक्चुअल में क्या स्टार ट्विंकल करते हैं या हमें सिर्फ अपीयर होते हैं ट्विंकल करते हुए? तो ऑफ कोर्स अपीयर होते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, और जब लाइट वहाँ से यहाँ तक आती है तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट एंड डिफरेंट. This is the reason for the refraction of light. So basically, what is the reason for the refraction of light? When light moving from one medium to another medium, one optical medium to another optical medium, then it changes its path due to different speed of light in different medium. That causes the that causes the refraction. That is the रीजन फॉर द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन है क्या? एक्चुअली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन को? इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ये आप देख सकते हो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट अपना पाथ चेंज करेगा। यही फिनोमिना है, व्हाट दैट फिनोमिना इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, वही फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सिंपली वी कैन राइट इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट इज traveling or when it is passing from one optical medium to another optical medium. That is the definition. तो as we know, यहाँ पे हम लोग देखें एग्जाम्पल है, चाहिए तो एग्जाम्पल हम बाद में देख लेते हैं। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं बाय योर सेल्फ, या मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ आप वहाँ से लिख लेना अगेन। बट आई विल रिपीट द पार्ट, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, देन इट चेंजेस इट्स पाथ ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ different speeds. That phenomena is called what? Refraction of light. So simply it is the phenomena of refraction, phenomena of change of light, change of path of light when it is moving from one optical medium to another optical medium. मैं 3-4 बार डेफिनेशन रिपीट कर दिया हूँ। आई होप डेफिनेशन पार्ट आप लोग को समझ में आया। तो आप इसको ऐसे समझिए कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई एक मीडियम सेपरेटर है, ये नॉर्मल है, इट इज द नॉर्मल है, और यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है, ओके, इंसिडेंट रे, एंड ये हमारा मीडियम सेपरेटर है जो दो मीडियम को अलग अलग करता है। तो इस लाइट का एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए, राइट? हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर वाला जो है रेयरर मीडियम है और ये
डेंसर मीडियम, राइट। मतलब रेयरर के लिए हम यहाँ एयर ले लेते हैं और इसको ग्लास ले लें या वाटर मीडियम ले लें, वाटर मीडियम हो गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लाइट का एक्चुअल पाथ कैसा है, ये ऐसा है, तो ये डॉटेड वाली लाइन के थ्रू पास होना चाहिए, बट इट बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल। किधर बेंड हो गया? टूवर्ड्स अ नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे है और इस रे को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। और ये नॉर्मल है, एन एंड एस इज द नॉर्मल। तो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कीवर्ड क्या आपने देखा कि जब लाइट रेयर टू डेंसर इंटर करेगा देन इट विल बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, राइट। और दूसरा केस ले लें कि अगर बीम ऑफ लाइट जो है वो, यहां हमने क्या लिया? डेंसर टू रेयर लिया था, रेयर टू डेंसर। अब मीडियम चेंज कर दें। अब मान लेते हैं ये हमारा नॉर्मल एन एंड डैश है और ये मीडियम सेपरेटर है। तो जब कोई बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होगा। वापस में इसको क्या बोला कि ये हमारा डेंसर मीडियम है और अभी लाइट जो है डेंसर टू किधर जा रहा है? रेयरर जा रहा है, राइट। डेंसर टू रेयरर, यहाँ किधर से किधर था? रेयरर टू डेंसर था, अभी डेंसर टू रेयरर है। तो एक्चुअल पाथ इसका ये होना चाहिए अलोंग द डॉटेड लाइन, बट इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया, राइट। नॉर्मल से दूर चला गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे, ये बहुत कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वो अपना पाथ चेंज करता है। और कैसे चेंज करता है? इट कम्स बाय द ऑब्जर्वेशन कि जब लाइट रेयर टू डेंसर आ रहा है देन इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। आई विल राइट द कीवर्ड यहाँ पे कि जब रेयर टू डेंसर आ रहा है, रेयर टू डेंसर, देन इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इट bend towards a normal, bend towards normal, right। अब दूसरा केस ले लें। दूसरे केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जब ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है, यहां क्या था? रेयरर टू डेंसर, देन इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब डेंसर टू रेयरर जा रहा है, डेंसर टू रेयरर, देन it goes away from normal, it goes away from normal, right। नॉर्मल पूरा नहीं लिखा है, आप समझ जाइए, ये कीवर्ड्स है। तो ये क्यों होता है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट, स्पीड चेंज हो जाएगा। स्पीड चेंज होगा तो वो अपना पाथ चेंज कर देगा, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक आइडिया है रिगार्डिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रिगार्डिंग क्या पता है कि स्नेल्स लॉ के बारे में पता है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात अगर हम करें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट कि व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला है इंसिडेंट रे, यही पार्ट है जो ऑलरेडी हमने देखा है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, दे लाइज इन द सेम प्लेन या दे मीट एट द सेम पॉइंट, राइट। ये पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, refracted ray and normal lies in the same plane या meet at the same point, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और दूसरा लॉ क्या है, जो साइन आई बाई साइन आर विच इज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है मैं यहाँ लिख देता हूं, उसके बाद हम सेकेंड लॉ बना लेंगे। स्नेल्स लॉ क्या है, इट इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। दिस इज द स्नेल्स लॉ। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा अभी इसके बाद। तो आई कैन राइट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। इसके बारे में एज आई हैव मेंशन यू कि मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ देख रहे हैं रेशियो है ये किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया is always constant, which is equals to refractive index of that medium, yeah, that pair of media. Anyhow, just we can say. So it states that the ratio of लिखना कैसे है, sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction for given pair of media या मीडियम हम बोल सकते हैं, is always constant which is equals to, yeah, which is equals to refractive index RI। इन शॉर्ट लिख रहा हूं, बाद में डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, राइट, पेयर ऑफ मीडिया आल्सो वी कैन से। तो दैट इज नथिंग बट यही वाला टर्म, ये स्नेल्स लॉ हो गया, तो ये सेकेंड लॉ हो गया, ये फर्स्ट लॉ, ये सेकेंड लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आई होप सो समझ में आया आपको। थोड़ा मैं बड़ा लिख रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, बट हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एनीवे, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? एज आई मेंशन, वही म्यू इज इक्वल्स टू, क्या है स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। तो स्नेल्स लॉ क्या है, इट इज म्यू इज इक्वल्स टू, स्नेल्स लॉ इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। यही हमें डिफाइन करना है, राइट। बट कैसे डिफाइन करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये कोई हमारा मीडियम सेपरेटर है, ये नॉर्मल है, एन एंड एस। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आगे पूरे आज के पूरे लेक्चर में ये पार्ट हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बार बार डिस्कशन हम या इसी का यूज़ हम करते रहेंगे। ये एन एंड एस है, ये मीडियम सेपरेटर है। और जब कोई बीम ऑफ लाइट, व्हेन एनी बीम ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, मान लेते हैं ये ऊपर वाला रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, और हमें पता है एक्चुअल पाथ इसका ये होना चाहिए, बट इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे आ जाता है। तो ये आई है, ये आर है, राइट। ये हमें बेसिक पता है। तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं 1 बोलूँ और इसका ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं बोलूँ कि μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, राइट। तो आपको याद रखना है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, इट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, विच इज इक्वल्स टू μ2 by μ1. This is very important. μ2 by μ1.
और μ2 बाई μ1 क्यों लिखते हैं? जिस मीडियम, याद रखिए साइन आई बाई साइन आर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर इसको मैं चेंज कर दूं, μ2 ऊपर कर दूं, μ1 नीचे कर दूं, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो रिगार्डिंग दैट आपको कैसे याद रखना है कि जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन दोनों का रेशियो जो है वो साइन आई बाई साइन आर के बराबर होता है। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मैंने क्या लिखा है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू जिस मीडियम में लाइट जा रहा है, यहां से आ रहा है, इंसिडेंट है, इस मीडियम में लाइट जा रहा है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया है, μ2 अपॉन जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ1। तो हमेशा आप ऐसे ही याद रखिएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हो गया, और इससे ही हम लोग, ठीक है दैट्स फाइन, इतना हम लोग फिलहाल याद रखते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। अब इसके और पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, थोड़ा अगर हम उसके बारे में सोच लें, तो मान लेते हैं इसमें स्पीड ऑफ लाइट हमारा c है और इसमें v है, क्योंकि हमने इसको रेयरर बोला है, तो मान लो स्पीड ऑफ लाइट है स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कुछ अलग होगा तो हमने उसको v ले लिया। आप उसको v1 और v2 भी ले सकते हैं, बट आई विल प्रिफर टू राइट रेयरर टू डेंसर, हम जा रहे हैं तो c और v लेंगे। तो ये टर्म और क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी mu is equals to speed of light in rarer medium that is c upon speed of light in denser medium that is v, राइट। तो एक और फार्मूला हमें मिल गया, और भी मिलेगा, ये c अपॉन v हो गया, तो c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ओके, नेक्स्ट इज, आपको पता है, तो ये देखिए 2-3 फॉर्म तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब हमें पता है कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसका वेवलेंथ बदलता है, बट एक चीज नहीं बदलता, वो है फ्रीक्वेंसी। तो सिंस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, मैं यहां लिख देता हूं कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है। तो यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी f था वही फ्रीक्वेंसी इस मीडियम में भी f है, तो ऑलरेडी हमें एक रिलेशन पता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, राइट। अब वो फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा, c विल बी, एज आई मेंशन यू कि c क्या होगा, दैट विल बी c f लेमडा, r में रेरर लिख दूं या a फॉर एयर लिख दूं, अपॉन v अगर हम करें, v हमें क्या मिलेगा, c अपॉन v लिखा है ना, तो v हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, और लेमडा m फॉर मीडियम कर दो, राइट, a फॉर एयर m फॉर मीडियम, तो यहाँ लेमडा a है और यहाँ लेमडा m है मीडियम का, तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा, तो c अपॉन v हमें क्या मिला, लेमडा a बाई लेमडा m। हम एक और ऐड कर सकते हैं, लेमडा a बाई लेमडा m। तो इतने पॉसिबल केसेस हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक और चीज मैं ऐड कर सकता हूं, मतलब हम वेरियस वे से स्नेल्स लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं और उसके वेरियस फार्मूलाज हो सकते हैं। मैं जितने पॉसिबल केसेस हैं एट अ टाइम आप लोग को बता रहा हूं, इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि वाई रेड लाइट इज यूज्ड एज द डेंजर सिग्नल, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ इज मैक्सिमम
और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो एक और रिलेशन हमें मिला है कि वेवलेंथ या एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, हमने क्या बोला कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा। तो वेवलेंथ और डेविएशन कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। हाउ दे आर रिलेटेड? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेमडा डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा या लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। तो यहां हमने लेमडा के टर्म्स में लिखा है। अब अगर एंगल ऑफ डेविएशन के टर्म में लिखेंगे तो इट विल बी डेल्टा एम बाई डेल्टा ए। तो ये टोटल पॉसिबल डेफिनेशंस या पॉसिबल फार्मूलाज हैं या पॉसिबल केसेस हैं किसके किसके स्नेल्स लॉ के। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो पार्ट हमने लिखा है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से और डेल्टा क्या है मैं फिर से बता दूं, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन कि कोई लाइट कितना डेविएट हो रहा है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, डेविएट हो रहा है, राइट, दैट पार्ट। सो ये पॉसिबल केसेस हैं। आई होप आप लोग को स्नेल्स लॉ समझ में आया। तो मैं ऐसे बार बार हर चीजें नहीं लिखूंगा, हर पॉसिबल फार्मूलाज नहीं लिखूंगा, सभी फार्मूलाज को मैंने समझा के एक ही टाइम में लिख दिया है। आई होप यहाँ पे बस इतना ही मुझे चाहिए कि मैं यहाँ लिख दूं कि म्यू क्या है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। लेमडा इज वेवलेंथ। लेमडा ए वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। लेमडा एम wavelength of light in medium. C speed of light in air, speed of light in air या vacuum, and V is the speed of light in medium, speed of light in medium। और क्या टर्म है? लेमडा बता दिया। डेल्टा, इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। हम एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह के बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारे टर्म्स आप याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और एटलीस्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया कि स्नेल्स लॉ हम याद कैसे रखेंगे, तो म्यू इज इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू, जो म्यू लिखा है ना कांस्टेंट, उसका वैल्यू म्यू टू बाई म्यू वन होता है। और म्यू टू क्या है? म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसमें लाइट जा रहा है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहां से लाइट आ रहा है। दो मीडियम है ना, तो पहले जिसमें लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाद में जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इट इज अकॉर्डिंग टू दिस वन। इसको हमने म्यू टू लिया है, इसको म्यू वन लिया, तो म्यू टू बाई म्यू वन। अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें तो भी वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलना चाहिए। तो आई होप ये स्नेल्स लॉ का एंटायर पार्ट आप लोगों ने समझा है। अगर आपने समझा है तो हम अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट वी हैव अ फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है आज के टाइम में ऑप्टिकल फाइबर के। लाइक अब घर पे जो इंटरनेट यूज करते हैं, अगर उसमें ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं या ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, तो उसके बहुत से वेरियस यूजेस हैं। उसमें लाइट उसमें जो डेटा है वो दैट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड विदाउट व्हाट फेलिंग या विदाउट ऑब्जर्विंग, एब्जॉर्ब नहीं होता डेटा, पूरा का पूरा डेटा जो है वो मिलता है हमें। पहले की जो टेक्नोलॉजीज थी उसमें डेटा का लॉस होता था, बट जो फाइबर ऑप्टिक्स बेस्ड इंटरनेट वायर्स वगैरह हैं उसमें डेटा का लॉस बिल्कुल नहीं होता। तो आई होप ये कंसेप्ट आपने समझा। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या है, इसका यूज क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है, मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए
हमने अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, उसी का एप्लीकेशन ये है कि हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक मीडियम सेपरेटर है, ये मीडियम सेपरेटर है। अब मैं यहाँ पे एक एक कंडीशन ले लेता हूँ कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये ध्यान दीजिएगा, डेंसर टू रेयरर, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और कोई लाइट सोर्स मैं यहाँ रख रहा हूँ, दिस इज द लाइट सोर्स। अगर लाइट सोर्स यहाँ पे है तो हम 3 कंडीशंस ले लेते हैं कि जब लाइट यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, राइट, ऐसे, तो ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है और ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये वाला पॉइंट नॉर्मल है। तो आपको पता है जब लाइट डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए, बट रेयरर टू डेंसर आता है तो इट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर जाएगा तो इट विल गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर जाएगा, राइट। तो ये इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर, राइट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो ये हमारा आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हुआ हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है, नॉर्मल है। अब दूसरा केस ले लें कि जब लाइट, यही सोर्स है, यहां से लाइट ऐसे जाके इंसिडेंट हुई, हम स्ट्रेट पाथ ले लेते हैं, ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई। अब वापस हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लें, दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल अब वापस डेंसर टू रेयरर जा रही है लाइट, कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, एक्चुअल पाथ मान लेते हैं हम इसका ऐसा है, बट इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसे चली आई, ऐसे आ गई, रे ऑफ लाइट कहाँ चली आई, ऐसे आ गई। तो आप अभी क्या देख रहे हो, अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये नॉर्मल है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और आर कितना मिल गया, 90 डिग्री। एक केस है ये, अगेन आई एम टेलिंग यू, एक स्पेशल केस है, 90 डिग्री, सॉरी दिस इज आई। अब एक और केस ले लेते हैं कि हम इसी को और आगे एक्सटेंड कर दें। ये मीडियम सेपरेटर है हमारा, मीडियम सेपरेटर, और यहाँ लाइट उसी पाथ को ग्रेज कर रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट कंडीशन में कि लाइट यहां से वापस इंसिडेंट हुआ सरफेस पे, और ये इसका नॉर्मल रहा, राइट। बट अब क्या होगा, लाइट इस मीडियम में जाने के बजाय क्या होती है, लाइट से मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, सॉरी रिफ्रैक्ट हो गई, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट बोलेंगे, अपने मीडियम में वापस लौट आई तो रिफ्लेक्ट हो गई। जबकि ये फिनोमेना किसका था कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इट वाज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, बट लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसीलिए हम इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनली लाइट हैज बीन रिफ्लेक्टेड, कितना, टोटली, सो इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। तो यहां एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि इस केस में ये जो एंगल है आई इज ग्रेटर देन, इसको हम लोग नाम दे देंगे आई सी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आई सी, आई सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं या कुछ कंडीशंस हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना of refraction of light when light travel from denser to rarer medium and it reflected back in the same medium, right, means in denser medium. That phenomena is called total internal reflection. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है, ये जो है ना आईसी,
IC is called the critical angle. IC क्या है? क्रिटिकल एंगल. मैं बताऊंगा कि क्रिटिकल एंगल क्या है. एंड ये जो थर्ड कंडीशन है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए. तो कंडीशंस फॉर द TIR मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कंडीशंस फॉर TIR, कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या क्या कंडीशंस है? पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. अभी क्रिटिकल एंगल में एक्सप्लेन करता हूं. एंड दूसरा, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम कहां से कहां? डेंसर टू रेयर मीडियम. डेंसर टू रेयर मीडियम. ये पहला दो कंडीशन है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या दो कंडीशन है? कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर. कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर. और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो ये दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए. अब क्रिटिकल एंगल क्या है? अगर हम क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना चाहें, क्रिटिकल एंगल देखो सब आपको समझ में आएगा. ये है IC, C फॉर क्रिटिकल एंगल. तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में? इन डेंसर मीडियम. इन डेंसर मीडियम for which angle of refraction becomes 90 डिग्री. कौन से मीडियम में? एंगल R 90 हुआ है ना, कौन से मीडियम में? इन रेयर मीडियम. रेयर मीडियम, राइट. ये क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन हो गया. अभी नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इट इज TIR डिफाइन करेंगे अगर, तो इट इज द फिनोमेना, इट इज द phenomenon of refraction of light when it is the phenomena of refraction of light at an angle of incidence greater than critical angle, and light reflect back in the same medium, reflect back in the same medium, right? Same medium, okay. That is what total internal reflection. तो मेनली आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, पूरे पार्ट में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम विल बी 90 डिग्री. दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. और तीसरा कंडीशन है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो लाइट वो क्या होगा? इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम. एल्दो इट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, बट ये क्या होगा? इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आई होप सो ये पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझा है. सो
जैसे हमने बताया कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, वो इसका एग्जाम्पल है। मिराज, जो रेगिस्तान में, डेजर्ट में हमें हर जगह पानी नजर आता है ना, तो वो भी फिनोमिना किसके वजह से है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके। एंडोस्कोपी, जो एक कैमरा होता है वो माउथ के अंदर इंसर्ट करके स्टमक के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट किया जाता है मेडिकल फील्ड में। तो दैट एंडोस्कोपी इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई होप ये एंटायर पार्ट आप लोगों ने समझा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, अनदर वे आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही हमने एग्जाम्पल लिया है, 2 एग्जाम्पल लिया है कि कैसे प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, अब बहुत कॉमन सी बात है कि पूरा प्रिज्म किसका बना होगा? ग्लास का, राइट। अब लाइट यहां से, ये ग्लास प्रिज्म है, आई विल से ये ग्लास प्रिज्म है। मैं यहाँ आउटर लाइन इसका चाहिए तो ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज, दूसरे कलर से ले लेते हैं, दिस इज प्रिज्म, राइट। ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है हमारा। और प्रिज्म कैसा है? 45, 45 एंड 90 डिग्री वाला, राइट। अब यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे है। अब कैसे इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे? नॉर्मली तो आपको ये भी पता है कि जब कोई ये सरफेस है, यहाँ से लाइट अगर इंसिडेंट हुआ नॉर्मली, तो ये विदाउट डेविएशन पास हो जाएगा, इट विल नॉट रिफ्रैक्ट, इट विल नॉट चेंज इट्स पाथ। अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट सीधा सीधा चली आई। अब ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी 45 हुआ, राइट। एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ये भी सेम वे, ऐसे ही लाइट इंसिडेंट हो रही है तो यहां तक गई। ओके, फाइन। तो यहाँ ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, ये नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल हुआ तो ये भी एंगल हमारा 45 हुआ, राइट। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में जब लाइट यहाँ पे पहुंची तो नॉर्मल तो ये है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल कितना बना? 45 डिग्री। और हमें पता है कि ग्लास प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल आईसी जो है फॉर ग्लास प्रिज्म, इट इज 42 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 42 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो लाइट क्या होगा? एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि लाइट ये प्रिज्म में इंटर कर रहा है। आप जरा सोचिए, लाइट ये प्रिज्म में इंटर कर रहा है, फिर ये एक मीडियम से ये दूसरे मीडियम में जा रहा है ना। यहाँ तो ये ग्लास है, ग्लास में से कहाँ निकलना चाहिए? एयर में निकलना चाहिए, बट ये नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास 42 डिग्री होता है। और हमने प्रीवियस वाले पार्ट में दिखाया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम। तो यहाँ कौन सा मीडियम था? यहाँ ग्लास मीडियम है, तो लाइट क्या किया? ग्लास मीडियम में वापस लौट आया, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए नो चेंज इन पाथ। सेम वे इसके लिए भी। आई होप ये पार्ट आप लोगों ने समझा। तो ये की वर्ड है इसका, ये आप लोग भी याद रखिएगा कि फॉर ग्लास प्रिज्म एंगल, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास प्रिज्म इज, क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास प्रिज्म इज कितना है? 42 डिग्री। क्रिटिकल, ये आप याद रखिएगा। अगर दिया है तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो आप याद रखिए। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास प्रिज्म इज 42 डिग्री, याद रखिएगा। एंड यहां इस पार्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है,
इस पार्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल 42 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये सेम मीडियम में वापस लौट आया. आई होप ये भी पार्ट आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया. अभी सेम चीज यहाँ पे भी है, तो ये भी ग्लास प्रिज्म है, दिस इज द ग्लास प्रिज्म, और कितने कितने एंगल वाला है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ऑफ कोर्स ये 90 हुआ. तो यहाँ से लाइट जा रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, सीधा गया, सीधा गया. अब आप देख रहे हो ये 45 है, ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 45. अब ये 45 हुआ, तो हम इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल है, राइट. तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हुआ, राइट. और वापस से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 42, तो लाइट बीम का क्या होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम बिकॉज इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो लाइट जो है सेम मीडियम में वापस आ गया, वापस आया, यहाँ से वापस ऐसे गया, यहाँ से आया, सेम वे ऐसे चला गया. तो हम लोग देख रहे हैं इसका इन्वर्टेड इमेज हमें मिलता है. इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट जो है वो थियरी पार्ट है, दैट यू कैन रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक या फिर आपके नोट्स होंगे वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बट कंसेप्चुअली ये यही पार्ट है. आई होप आप लोग को ये बेसिक समझ में आया कि क्यों प्रिज्म में जब लाइट जा रहा है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है, राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और क्या कंडीशन है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle, angle of incidence is greater than critical angle, if this condition satisfies, then light will be reflected back in the same medium. So next topic है refraction through a prism. Prism क्या है, it is area bounded by the three rectangular surfaces and two triangular surfaces which is made up of ग्लास. तो ये एरिया बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, थ्री सरफेसेस, थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड टू ट्रायंगुलर सरफेसेस है. तो इसमें हम लोग बेसिकली वही जो बेसिक पार्ट हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते चले आए इस लेक्चर में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम यूज करने वाले हैं और प्रिज्म फार्मूला डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ भी आप याद रखिएगा, और जो बेसिक टर्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हैं इसमें हम वही यूज करने वाले हैं. तो हमारे पास है क्या, अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो वी हैव द टर्म्स. क्या है कि यहाँ पे एज यू कैन सी ये जो एंगल है ABC, सबसे पहले तो ABC एक प्रिज्म है, ABC इज अ प्रिज्म, राइट. हमने बताया कि प्रिज्म क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास विच इज बाउंडेड बाय थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस. तो रेक्टेंगुलर सरफेस हमारा AB है, AC है, देन बेस BC है, और टू ट्रायंगुलर सरफेसेस है. एक फ्रंट ABC ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ऐसा ही एक बैक में है जो ऑलरेडी आपने प्रिज्म देखा है, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाने वाले. सो ये एंगल जो है, एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. तो बेसिक कंसेप्ट देखिए, मान लेते हैं कि ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये ग्लास मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, वापस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो N1 है. अब आप देखिए लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से जा रहा है, मतलब ये ग्लास का बना हुआ है, तो लाइट एयर टू ग्लास ट्रैवल करेगा, तो इट्स एक्चुअल पाथ शुड बी लाइक दिस, बट इट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल. ये नॉर्मल है, राइट. नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल. तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई. अब ये दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, अब ये कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयरर की तरफ.
इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए और ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये हमने पढ़ा है कि if a beam of light is passing from denser to rarer medium then it goes away from normal। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दो एंगल है जो इंटरनली हो रहे हैं। ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, ये एंगल R2 है। और अगर इस इमरजेंट रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये जो एंगल बना, this angle is the delta which is called the angle of deviation। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अभी आप सोचिए हमें नोन क्या क्या रहेगा। अगर प्रिज्म है हमारे पास तो एंगल ए हमें नोन है, एंगल आई हमें नोन है, एंगल ई विल बी नोन टू अस, बट डेल्टा R1 R2 विल नॉट बी नोन टू अस बिकॉज वो प्रिज्म के अंदर बन रहा है। तो आई ए ई एंड डेल्टा में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए हम डेरिवेशन करने वाले हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हम इसमें ले लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सारे टर्म्स ऑलरेडी हमने मेंशन किए, तो आप देखिए हमें अल्टीमेटली क्या यूज करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है इस प्रिज्म का, और बेसिक ऑलरेडी हमने बता दिया। अब वो सारे टर्म्स में नहीं लिख रहा हूं, अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे बेसिक टर्म्स में क्या क्या आने वाला है, आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आर क्या है, आर इज R1 एंड R2 angle of refraction, right? E is the angle of emergence, angle of emergence, and delta is the angle of deviation, angle of deviation। terminologies must be clear। and E बता दिया, एक एंगल A है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, दोनों टर्म हम यूज कर सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें ऑलरेडी पता है। अब हमने जैसा बता दिया कि हमें रिलेशन किसके किसके बीच में चाहिए, हमें ए एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा आई एंड ई के बीच में रिलेशन चाहिए, और क्या चाहिए, और हमें इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए n। तो ये टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, एक रिलेशन इनके बीच में और n क्या होगा, राइट। तो हमने बताया इसका बेसिक प्रिंसिपल हमेशा दिमाग में रखना है कि लाइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो अपना पाथ चेंज करेगा, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और इसमें हम लोग यूज क्या करने वाले हैं, स्नेल्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ हम दिमाग में रखेंगे कि अल्टीमेटली हमें स्नेल्स लॉ चाहिए। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो अल्टीमेट गोल हमारा होगा आई निकालने का और आर निकालने का। तो ये दोनों टर्म्स के ऊपर हम ध्यान देंगे। अब मैं चलता हूं, एक और बेसिक टर्म ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं हम इनिशियली, उसके बाद चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। अगर हम ये टर्म्स देखें, ये रे और ये रे, तो यहाँ पे आई जो है एंगल आई, वो दिस एंगल प्लस R1 के बराबर होगा। और सिमिलरली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एंगल ई जो है वो इस एंगल और R2 के सम के बराबर होगा। ये दोनों चीजें हम बहुत गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यही पार्ट डिस्कस कर लेता हूं कि सिंस I इज इक्वल्स टू एंगल एम क्यू आर, सबसे पहले यही टर्म्स में लिखता हूं कि अब यहां ट्रायंगल नहीं है,
दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि ट्रायंगल नहीं है, फिर भी हम वो टर्म लेंगे. ओके, सो आई विल से सिंस एंगल I is equals to angle MQN MQR plus angle R1 plus angle MQR. So therefore angle MQR will be I minus R1. ये हमें इक्वेशन ए मिल गया. ठीक है, अभी दूसरा कंसेप्ट इस पार्ट के लिए हम लोग देखें. E इज इक्वल्स टू एंगल MRQ, आल्सो एंगल E is equals to angle MRQ plus angle R2, राइट. सो हमें चाहिए एंगल MRQ, ये टर्म क्या होगा, E माइनस R2. इसको हम इक्वेशन बी ले लेते हैं. अभी देखिए, ये ट्रायंगल में कौन से MRQ, ये एंगल नोन हो गया, ये एंगल नोन हो गया, राइट. तो इन दोनों का सम, अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लेता हूं, एज यू कैन सी, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल के लिए जो डेल्टा है वो एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब ये एंगल कौन सा है, MQR प्लस MRQ विल बी इक्वल्स टू डेल्टा, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. पढ़ा है ना कि ये कोई ट्रायंगल है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, और ये अगर मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. तो दैट वी आर टॉकिंग, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो एज यू कैन सी, यहाँ पे डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, तो ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं. तो ट्रायंगल का नाम क्या है, जस्ट वी कैन राइट इन ट्रायंगल MQR, इन ट्रायंगल MQR, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी we can write delta is equals to angle MQR plus angle QRM या MRQ. सो ये दोनों ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी. एज यू कैन सी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में दोनों एंगल्स हमने निकाला हुआ है. सो वी कैन राइट एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू I माइनस R1, I माइनस MQR. MQR क्या है, I माइनस R1 प्लस दूसरा एंगल MRQ क्या है, E माइनस R2. सो फर्दर अब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू, प्लस वाले टर्म्स को एक साथ रख लो, I प्लस E माइनस ये दोनों को एक साथ, तो R1 प्लस R2, हमने माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें क्या कॉमन था, माइनस था, तो R1 प्लस R2. अब मैं इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेता हूं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. हम ध्यान में रखेंगे इक्वेशन 1, इंस्टेड ऑफ दिस वन आई विल चूज दिस कलर, फाइन, दिस, ओके, एंड दिस वन आई विल चूज लाइक दिस, फाइन. हाँ, तो यहां तक आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को. अभी इसी पार्ट में हम लोग कर देते हैं, जस्ट आई विल राइट फर्दर पार्ट एज यहां पे ही. अब हम क्या करें, अब हम इस ट्रायंगल में ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल QNR या QRN, इन ट्रायंगल QNR
आर, क्यू एन आर में अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स, मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, तो आई विल राइट क्यू एन आर, हम ये छोटा वाला ट्रायंगल नीचे वाला ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर, सो R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इज 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं, फाइन, यस, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब एक और टर्म हम ले लें, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर एन, ए क्यू आर एन की बात कर रहे हैं हम लोग। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ए क्यू आर एन, ये वाला, दिस। पहली चीज तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिनके अपोजिट सम्स का एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, दैट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्या ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो रहा है क्या? तो ऑफ कोर्स हो रहा है। अब मैं पूरा डायग्राम फिर से एक बार रब कर दूं तो आप देख रहे हो ये पार्ट नॉर्मल है और ये भी पार्ट नॉर्मल है, तो नॉर्मल हुआ तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ और ये भी 90 हुआ, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। तो ऑफ कोर्स इन दोनों का भी सम कितना होगा? 180। तो आई विल राइट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर में सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज 180 डिग्री, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 से, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो अब हम देखें इक्वेशन 2 और 3 दोनों के RHS कैसे हैं? 180। तो LHS पार्ट को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो नाउ विल डू दैट पार्ट के इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3, what you will get? LHS हम कंपेयर कर लेंगे बिकॉज RHS सेम है, तो हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल क्यू एन आर। तो क्यू एन आर कैंसल हो गया, तो अल्टीमेटली हमें मिला एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी इस इक्वेशन, आई होप यहां तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है। इस इक्वेशन 4 का जो वैल्यू है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, उसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर ले। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, मैं यहीं पे लिख दूंगा, ज्यादा जंबल नहीं करना है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो गया? डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस, ये टर्म क्या है? ए है, तो वी विल गेट डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। यहां चाहिए तो फ्रॉम 4 लिख दो, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 4। अब ए को हम इस साइड ले लें, तो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। हमने बताया था इनमें क्या रिलेशन है, ए डेल्टा आई एंड ई में, तो हमें यहां से मिल गया। ए को इधर ले लिया, तो ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई, ये मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव, हमें क्या रिलेशन मिला? देयरफॉर ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। इसको भी हम एक इक्वेशन एज्यूम कर ले। कभी कभी हमें सिर्फ इतना प्रूफ करने के लिए आता है जो 3 मार्क्स के लिए रहेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन से पूरा पार्ट आप लोगों को समझ में आया है। तो ये एक
इक्वेशन हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं बिकॉज प्रीवियसली यहां तक हमने इक्वेशन 4 लिया था। और इक्वेशन 4 में फिर से लिख देता हूं। इक्वेशन 4 हमारा क्या है? इक्वेशन 4 है a इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। तो इक्वेशन 4 यहां पे मैं लिख देता हूं कि r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू एंगल a। दिस इज आवर इक्वेशन 4, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं। अब हमने क्या बताया कि हमें चाहिए क्या? इस प्रिज्म का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ क्या है? n इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। तो I और R के टर्म्स चाहिए, I और R के टर्म्स चाहिए। तो हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि यहां जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन आई कैन से, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, यहां पे जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, वो मिनिमम कब होगा? आप प्रैक्टिकली सोचिए, ये ऐसा एंगल बना इन दोनों के बीच में, ये मिनिमम अगर हुआ तो एक हो जाएगा I E के बराबर हो जाएगा and R1 will be equals to R2. Experimentally it will happen. So remember it. What is the condition for minimum deviation? अगर डेल्टा मिनिमम चाहिए तो I ये एंगल इस एंगल के बराबर चाहिए एंड ये एंगल इस एंगल के बराबर चाहिए। तो I will write the condition कि for minimum deviation, what will be condition for minimum deviation? Minimum deviation के लिए so I can write for minimum deviation, minimum angle of deviation, that is delta is equals to delta m for minimum। क्या कंडीशन होनी चाहिए? एज आई सेड कि फॉर मिनिमम डेविएशन वी हैव I must be equals to E and R1 must be equals to R2 is equals to R से। एज्यूम कर रहा हूं इसलिए से लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि R1 R2 अगर बराबर हुए तो उसको मैं R एज्यूम कर ले रहा हूं। से लिखने का पीछे का रीजन ये है। तो अगर I E के बराबर हो गया सो इक्वेशन 5 बिकम्स। हमें फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हमारा इंटेंशन क्या है? हमें पता है कि हमें क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मिलेगा? n इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर होता है। तो I चाहिए और R चाहिए इंडिपेंडेंटली, इसीलिए हम कंडीशन डाल रहे हैं। तो इस टर्म में आप देखिए इक्वेशन 5 बिकम्स इक्वेशन 5 becomes इक्वेशन 5 क्या हो गया? हमने बोला I को E के बराबर लिख दें और हमें चाहिए n इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। हमें चाहिए n इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर होता है, राइट। ये कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ। तो यही हमें चाहिए। तो इसमें हमें I चाहिए, R चाहिए, तो n तो मिल जाएगा ना। तो ये हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि हमें क्या चाहिए? स्नेल्स लॉ, राइट। स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो ये वाला टर्म क्या हो गया? A प्लस डेल्टा बिकम्स डेल्टा m फॉर मिनिमम डेविएशन विल बी इक्वल्स टू E के जगह हम I डाल दें, सो I प्लस I, सो दिस बिकम 2I इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा m। अब यहां से भी एक रिलेशन हमें मिल गया। याद रखिएगा, अगर हमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, मिनिमम डेविएशन दिया और I पूछा, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अनदर वे, मुझे तो चाहिए I, सो एंगल I विल बी, एंगल I का टर्म क्या हो गया? इट विल बी A प्लस डेल्टा m बाई 2, राइट। दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी R की बात करें, ये हमने एज्यूम किया,
तो फिर से ये वाला जो टर्म है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 क्या हो गया, r प्लस आर इज इक्वल्स टू a, क्योंकि r1 को हमने क्या ले लिया, r ले लिया, r2 को भी क्या ले लिया, r ले लिया, r प्लस आर 2r. सो 2r is equals to a. So r क्या हुआ, r becomes a by 2. Keep that in mind. अभी हमें i मिल चुका है और हमें r मिल चुका है. अब इजीली हम क्या अप्लाई कर दें, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें इसमें. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, n इज इक्वल्स टू साइन i बाई साइन r. सो n विल बी साइन ऑफ, व्हाट इज i कैलकुलेट किया है, a प्लस डेल्टा m बाई 2, a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन ऑफ r इज a बाई 2. सो ये अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, n इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया. आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छे से डेरिवेशन इसका समझ में आया है, सारा स्टेप. तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे कि व्हाट विल हैपन विद द थिन प्रिज्म. यहाँ देखिए डायग्राम है मिनिमम डेविएशन का, जो मैंने ये बताया था कि ये डेविएशन है, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम होता है एट अराउंड बिटवीन एंगल 45 के आसपास या 50 के आसपास. ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की, ये वाला पोजीशन है मिनिमम डेविएशन का. और मिनिमम डेविएशन ये देख रहे हैं डेविएशन है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है, और एक पॉइंट पे आके ये मिनिमम हो गया, उसके आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, फिर एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है, राइट. तो एक पॉइंट पे ये मिनिमम है, और जहां पे मिनिमम है उसी को क्या लिखा, I इज इक्वल्स टू E. और हमने बताया प्रैक्टिकली की कंडीशन क्या है, I इज इक्वल्स टू E एंड R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R. याद रखिएगा. तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा प्रिज्म एंड प्रिज्म फार्मूला हमने डिराइव किया. अब अगला पार्ट पे हम लोग चलेंगे विच विल बी थिन प्रिज्म का कंसेप्ट. तो थिन प्रिज्म क्या है, हम उसको देखते हैं. रिफ्रैक्शन बाय स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट थिन प्रिज्म, राइट. कभी कभी हम टर्म यूज करते हैं थिन प्रिज्म. तो थिन प्रिज्म क्या है, एक ऐसा प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल विच इज नियरली 1 to 2 डिग्री. इतना शार्प एज वाला प्रिज्म, राइट. यस. तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म कम हुआ तो क्या होगा, आप इमेजिन करिए. मैं ऐसा छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, हालांकि ये सफिशिएंट नहीं है. ये एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर मैं इसको प्रिज्म ABC बोलूं तो ये एंगल इज वेरी स्मॉल. एंगल C हमने डाल दिया, सॉरी, एंगल A यहाँ पे कर देता हूँ एंड एंगल C यहाँ पे कर देता हूँ. तो एंगल इज वेरी स्मॉल. सो व्हाट इज द थिन प्रिज्म, keep that in mind. Any glass prism which having very small angle of prism या reflecting angle of prism which is nearly 1 to 2 degree, right. That is the angle of prism. तो I can say since already जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, refractive index of a prism according to prism formula. prism formula क्या है, since prism formula we have n is equals to sine of a plus delta m by 2 upon sine of a by 2. This term we have. So for thin prism
या वेरी जो हमने लिखा है स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, डेल्टा एम को हम डेल्टा एम ले लें या डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है, डेल्टा को डेल्टा एम ले लेते हैं, तो साइन ऑफ a plus delta m by 2 will be close to a plus delta m by 2, या a plus delta में ले रहा हूं इसको, डेल्टा m नहीं ले रहा हूं, a plus delta by 2, बिकॉज आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 0, तो साइन 1 will be close to 0, साइन 2 will be very close to 0, तो इसका लॉजिक ये है कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज क्लोज टू थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये लॉजिक है इसका जो हमने लिया है, ठीक है। तो ये भी पूरा एंटायरली थीटा है, तो साइन थीटा विल बी क्लोज टू थीटा, एंड दूसरा क्या मिलेगा, आल्सो साइन ऑफ a बाई 2, जो हमारा फार्मूला है हम उसकी बात कर रहे हैं, दोनों टर्म्स ले रहे हैं, साइन ऑफ a बाई 2 विल बी क्लोज टू a बाई 2, सो देयरफॉर प्रिज्म फार्मूला क्या हो गया, देयरफॉर आई कैन से n इज इक्वल्स टू, बस साइन हटा दे दोनों में से, तो a प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन a बाई 2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, सो हमें क्या मिला, 2 से अगर कैंसिल हो गया तो हमें मिला n जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट विल बी a प्लस डेल्टा बाई a, दैट टर्म वी गेट, राइट। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, सो na इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा, सो डेल्टा हमें चाहिए, it will be na minus a is common, you will get n minus 1, this is the term delta, this is the angle of deviation for the thin prism, this is the expression for angle of deviation for thin prism, for thin prism या very small angled prism, right? yes, तो ये पार्ट आप याद रखिएगा, इसका मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा, जैसे आगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर आएगा तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा आर, अगर मान लीजिए मुझे लिखना हुआ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, तो डेल्टा आर विल बी ए, एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर -1, ऐसे ही डेल्टा वी दैट इज डेविएशन फॉर वायलेट कलर, it will be a and refractive index for violet color -1, तो ऐसे जो भी चाहिए वो हम लिख सकते हैं, लाइक फॉर येलो कलर इट विल बी व्हाट a n y -1, तो ऐसे जो भी होगा वो हम लिखते जाएंगे। सो दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज हम आगे करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि हम पीछे पड़ चुके हैं। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप आप लोग को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आई नो कि इस टॉपिक के जो वीडियोस हैं वो थोड़े लेंदी होंगे, बट डोंट वरी। और वन थिंग इज देयर कि मैं इस वीडियो में आपको ये इंक्लूड करना चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि इसका पूरा पीडीएफ मैं दूंगा, बट एंटायर पीडीएफ के लिए आई एम वेरी सॉरी नहीं दे सकता, बिकॉज जो फर्स्ट हाफ इसका मैंने बनाया था उस टाइम पे ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो सेव नहीं हो पाया पीडीएफ, तो आप वहाँ स्क्रीनशॉट बीच बीच में ले सकते हैं। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये बेसिक आपने 10th वगैरह में भी पढ़ा है कि व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इट इज द डेफिनेशन, ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? इट इज द फिनोमेना of splitting of white light into its constituent colors. That is called what? That is called the dispersion of light. So definition part is so clear. आपने देखा होगा कि जब कोई white light, ये white light है, this is white light. When white light
passes through the prism, it is split into 7 constituent colors. एक दो important point है वो मैं अभी अभी बताना चाहता हूं कि as you can see कि ये white light है जो इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे, और ये हमारा प्रिज्म है ABC. ABC का ये जो फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम इसको बोलेंगे AB. तो AB पे ही ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कंस्टिट्यूएंट पार्ट में स्प्लिट हो गई. तो स्प्लिट होने का जो प्रोसेस है वो कहां पे हो गया? एट फर्स्ट सरफेस. सो डिस्पर्सन का फिनोमेना टेक्स प्लेस एट द फर्स्ट सरफेस, एंड सेकेंड सरफेस पे क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है. एज यू कैन सी यहां से लाइट जो है बेंड हो रही है, तो सेकेंड सरफेस पे डेविएशन होता है और डिस्पर्सन टेक्स प्लेस एट फर्स्ट सरफेस. कीप दैट इन माइंड, बिकॉज डायग्राम बनाते समय ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि यहां से व्हाइट लाइट लाके यहां पे स्प्लिट करते हैं, तो वो गलत होगा. राइट क्या है कि जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहां पे डिस्पर्जन होता है, और सेकेंड सरफेस पे AC पे क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है. लाइट अपना पाथ चेंज कर रहा है बिकॉज एज इट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. राइट, बेसिक कंसेप्ट वही है. और इसके जो कलर के बैंड्स बने वो कौन से हैं ये बताने की जरूरत नहीं है. कौन से हैं बैंड्स? इट इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके फाइन. तो ये कलर्स हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. These are the 7 constituent colors of the white light. I can say कि white light इन्हीं 7 कलर से मिलके बना है. न्यूटन ने सबसे पहले प्रूफ किया था कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स. क्या किया था? न्यूटन ने एक डिस्क बनाया था, दैट इज आल्सो नोन एज द न्यूटन डिस्क. उसने एक डिस्क लिया ऐसे और उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उनमें कौन से कलर्स डाल दिए? विबग्योर वाले 1 2 3 4 5 6 7. राइट. तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके और इनको घुमाया बहुत जोर से, तो व्हेन दे वर मूविंग इट वाज लुकिंग लाइक कंप्लीटली व्हाइट. तो उसने प्रूफ किया कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट विद द 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स. ठीक है. तो डिस्पर्सन में और तो मुझे कुछ नहीं बताना. डेफिनेशन अगर चाहिए तो मैं लिख देता हूं कि व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट. सो इट इज the phenomenon of splitting of white light into its constituent colors. ओके, दिस इज द डेफिनेशन. हालांकि डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं थी. और इसके कलर कौन कौन से हैं? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, green, yellow, orange, and last is red. अच्छा, यहां से हम एक दो चीजें ले लेते हैं. अभी मैंने आपको प्रीवियसली एक फार्मूला बताया था, तो यहां से हम देखें एक्चुअल जो व्हाइट लाइट है वो ऐसे जा रही है, इसका एक्चुअल पाथ व्हाइट लाइट है ऐसा होना चाहिए, बट ये स्प्लिट होके डिवाइड हो गया. तो यहां आप देख रहे हो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम है. तो ये जो डेविएशन हुआ इट इज डेल्टा आर फॉर रेड.
हम कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर। और ये डेविएशन वायलेट के लिए है जो सबसे ज्यादा, इट इज डेल्टा वी, राइट? यस। तो मैं अगर डेविएशन सबके लिए लिखूं तो आई विल राइट सिंस डेल्टा वी हैव स्टडी ए एन माइनस वन, ये अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो फॉर रेड कलर का जो डेविएशन होगा वो डेल्टा आर विल बी ए एन आर। एन आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर -1, एंड फॉर वायलेट के लिए, फॉर वायलेट कलर डेल्टा वी विल बी ए एन वी -1। कीप दैट इन माइंड, दीज ऑल द फॉर्मूलाज। आगे डिस्पर्सिव पावर होगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है कि फर्स्ट सरफेस पे डिस्पर्सन होता है और सेकेंड सरफेस पे क्या होता है? डेविएशन होता है। सो कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर डिस्पर्सन, वही हम बता रहे थे। एंगुलर डिस्पर्सन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन violet and red color is called angular dispersion। तो angular dispersion का definition क्या है? It is the angular separation between two extreme colors when light passes through the prism and is split into its constituent colors। तो violet हमने बताया सबसे ज्यादा डेविएट होता है और रेड सबसे कम डेविएट होता है। इनका जो एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस है दैट इज नोन एज द व्हाट? एंगुलर डिस्पर्सन। तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्सन? वहीं से बता दिया है कि एंगुलर डिस्पर्सन इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। उसी टर्म को हम एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। तो बोल सकते हैं हम इट इज द एंगुलर separation between two extreme colors of spectrum of white light। spectrum of white light। अच्छा, स्पेक्ट्रम क्या है? वही कलर बैंड, 7 कलर का जो बैंड है ना, व्हाइट लाइट जब भी प्रिज्म से पास होता है तो जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर के बैंड है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये प्रॉपर वर्डिंग है फॉर दैट। तो आई कैन से देयरफॉर आई विल राइट दैट पार्ट जो हमने पीछे लिखा था। मैं फिर से वो पार्ट लिख देता हूं कि सिंस डेल्टा इज इक्वल्स टू ए n minus 1, so for red color delta r will be a nr minus 1, and for violet color it will be a vr। ये r में ठीक है, चलेगा, no problem। v that is nv, refractive index for violet color -1, right? So since angular dispersion is equals to delta v minus delta r, so delta v और r ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो a nv -1 माइनस a nv माइनस nr -1, nr -1, a कॉमन हो गया, nv a कॉमन हो गया दोनों में से। सो क्या टर्म बचा? nv -1, और ये माइनस है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट का साइन चेंज, nr +1, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया। तो हमें एंगुलर डिस्पर्सन क्या मिल गया? इट बिकम्स a nv - nr।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन इट बिकम्स ए एन वी माइनस एन आर। कभी कभी हम इस एंगुलर डिस्पर्जन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो थीटा हमें क्या मिल जाएगा, ए एन वी माइनस एन आर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आई होप इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आया, देयर विल बी नो डाउट एट ऑल। और नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर क्या है? डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। अब मैं समझा देता हूं कि ये टर्म्स हैं क्या। आपने ऑलरेडी पढ़ा कि ये प्रिज्म है, प्रिज्म से जब कोई व्हाइट लाइट पास होती है तो वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड होता है, राइट? ऐसे समझ लीजिए, अब मैं अलग अलग कलर्स नहीं बना रहा हूं, ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गया, राइट? 3 3 6 1 7 VIBGYOR, अंडरस्टूड? तो ये पार्ट है हमारा। अब यहां पे देखें, ये प्रिज्म है ABC। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एज यू कैन सी ये वॉयलेट है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन ये डेल्टा V हुआ और सबसे कम डेविएशन डेल्टा R हुआ। और एक और कलर है Y, दैट इज येलो कलर। येलो कलर का डेविएशन दैट इज द मीन डेविएशन, मतलब वो रेड और वॉयलेट के बीच का होता है, राइट? तो यही जो एक्सट्रीम कलर का डेविएशन अपॉन मीन कलर का डेविएशन का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो इट इज, या इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन, angular separation between two extreme colors to the mean color of spectrum of white light. This is the concept. Now अब हम सिंपली लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने पीछे भी लिखा हुआ है, ये पार्ट हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि थिन प्रिज्म का जो फॉर्मूला था एंगल ऑफ डेविएशन का, डेल्टा वाज AN-1। तो हम देखें यहाँ हमें 3 कलर का यूज है, तो डेल्टा V क्या हुआ, ANV-1। डेल्टा R क्या हुआ, ANR-1, राइट? एंड तीसरा है डेल्टा Y जो येलो कलर है, ANY-1। तो इन्हीं तीनों का हम यहां पे यूज कर ले तो हम लिख सकते हैं कि सिंस डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा Y। सो ये टर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओमेगा विल बी, सबके वैल्यूज एन, मैं V वॉयलेट के लिए लिख रहा हूं तो NV-1 माइनस ANR-1, रेड कलर के लिए डेल्टा R का वैल्यू डाल दिया, Y के लिए क्या होगा, ANY-1। अब आप देख रहे हो A कॉमन है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इसको, तो NV-1 माइनस NR+1 अपॉन NY, येलो कलर है ना, -1,
सो ए गेट कैंसल, वन गेट कैंसल, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, हमें मिला ओमेगा इज इक्वल्स टू, दैट इज dispersive power, omega is equals to nv minus nr by ny. But as I have mentioned, y for yellow color, as I have mentioned कि ny क्या है, ये मीन कलर है, तो दो कलर का मीन हम कैसे निकालते हैं, मीन मतलब एवरेज, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देते हैं, तो किसका मीन है, ये रेड एंड वॉयलेट का, तो ny को हम लिख सकते हैं, ny को nv प्लस nr बाई 2, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं, दिस विल बी nv माइनस nr था, राइट, दिस कैन बी रिटन एज nv माइनस nr बाई ny क्या होगा, इट विल बी ny माइनस 1 था, सॉरी ny माइनस 1 था, तो ny क्या होगा, nv प्लस nr बाई 2, nv प्लस nr बाई 2 माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, ये वाला पार्ट, ये पूरा किसका फॉर्मूला हो गया, एंड डिस्पर्सिव पावर का। तो आई होप आप लोग को ये एंटायर पार्ट डिस्पर्सिव पावर का भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज फॉर द थ्रू द सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस एंड लेंस मेकर फार्मूला। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। मैं एंटायरली अभी जल्दी एक से दो महीने के अंदर 12th CBSE का एंटायर पार्ट आई विल कवर, और ये आप लोग को बेसिक कंसेप्ट से लेके जितना भी डिटेल्ड है, एवरीथिंग विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। सो प्लीज आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, या और नीडी पर्सन है जिनको क्लासेस नहीं मिलता, तो ये वीडियोस मैं कभी पेड नहीं रखने वाला हूँ, ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सो जितना हो सकता है आप वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।